गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पर्सनल एक्सरसाइज एक के केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है कि Fe प्लस H2O से अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो इसको जांचना है, देखना है कि संतुलित है कि नहीं। जैसे ये असंतुलित है, इसको जांचने के लिए हमें संतुलित करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले करेंगे क्या कि दोनों साइड बाएं और दाएं दोनों साइड दोनों प्रकार जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु संख्या को पहले गिन लेंगे और उसके बाद उनको बराबर करने के लिए जितना गुणांक की जरूरत होगा उतना गुणांक उसमें लिख कर उसे बराबर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक तालिका बनाते हैं। तालिका में पहले आयरन है, Fe लिख दीजिए। Fe का परमाणु संख्या। अब यहाँ पर लिख दीजिए बायां पक्ष ऊपर, और इधर लिख दीजिए दायां पक्ष। ऐसे लिखने के बाद अब आप इसके परमाणु, जैसे इधर आयरन देखिए 1 है, इधर 3 है, उसी तरह से अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। तो H का परमाणु संख्या। तो इधर देखिए बाएं पक्ष में 2 है, इधर भी 2 है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यानी O का परमाणु संख्या। अब इधर O 1 है और इधर 4 है। तो अब इस तरह से इसको हम देख रहे हैं कि इधर जो है आयरन Fe का परमाणु संख्या बराबर नहीं है और ऑक्सीजन का बराबर नहीं है, हाइड्रोजन का है लेकिन इसका बराबर नहीं है। तो अब इसको करने के लिए यहाँ 2 से गुना, यहाँ 4 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन गुना करने के बाद और भी कहीं कहीं किसी और गुणांक की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल अब इतना समझिए कि इसमें 4 से गुना करेंगे और इसमें 3 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसी को हम लोग आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो Fe प्लस H2O से अभिक्रिया करके Fe3O4 और H2O हो जाएगा H2। तो देखिए इधर हम 3 से गुना किए हैं तो 3 से गुना कर दिए और इसमें हम 4 से गुना कर दिए। तो देखिए यहाँ पर जब हम 3 से गुना किए तो Fe तो मिल गया, लेकिन यहाँ देखिए 4 से जब गुना किए हैं तो ऑक्सीजन तो 4 को हो गई, ये तो मिल गया, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 4 गुना 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो अब हमें हाइड्रोजन को भी बराबर करना होगा। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे, 4 से। तो 4 दूना 8 हो गया, ये भी 4 दूना 8, ये 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया और आयरन 3 है तो आयरन 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि ये भी गुणांक को इसमें दिखाएंगे। तो 4 से इधर भी गुना हो गया, 4 से इधर भी गुना, तो इधर हाइड्रोजन 8, तो देखिए 8 हो गया, इधर भी 8, तो इधर भी 8 हो गया। आयरन 3 इधर है तो 3 हो गया, इधर भी 3 है तो 3 हो गया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो देखिए 4 हो गया गुना करने के बाद। उसी तरह से इधर भी 4 है तो 4 है। तो इस तरह से हम लोग पहले एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें लिख लेंगे परमाणु संख्या प्रत्येक तत्व का। फिर देखेंगे कि कौन से परमाणु संख्या कितना कम है और उसी के हिसाब से हम गुणांक लेकर उसमें गुना कर देंगे, जिससे यह हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग एक 2 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके किताब में और भी एग्जाम्पल है, उसको बनाइए और फिर इस तरह से आपका ये क्या होगा, टॉपिक पूरा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखते हैं।
जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरीन से अभिक्रिया करके Mg क्लोराइड प्लस H2O बन रहा है। तो ये जो है ना असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे उसी तरह से बनाएंगे। तो पहले इसमें लिख लेंगे जो जो है। तो पहले मैग्नीशियम है तो Mg का परमाणु संख्या, तो Mg का परमाणु संख्या, तो इधर आप पक्ष लिख लीजिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इस तरह से आपका हो गया। अब Mg इधर एक है, इधर भी एक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन है, H का परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन का इधर कितना है, एक है, इधर कितना है, दो। उसी तरह से फिर हम आगे क्लोरीन का लेंगे, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या, तो इधर देखिए एक है, इधर कितना है, दो है। अब यहाँ पर हम लोग को बराबर करना है। तो देखिए मैग्नीशियम का दोनों साइड तो बराबर है, तो इसको उसी तरह से रहने देंगे। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इधर दो है लेकिन इधर एक है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, दो से। फिर यहाँ देखिए क्लोरीन का इधर एक है, इधर दो है, यानी इधर एक है और इधर दो है। तो इसको बराबर करने के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर दो से गुना कर देंगे। अब दोनों साइड देखिए दो 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 एक हो गया। उसी तरह से हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे। तो मैग्नीशियम प्लस HCl से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम Cl2 यानी क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है प्लस H2। अब किधर किधर गुना करना है, तो मैग्नीशियम तो बराबर है, इधर गुना करना है। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो यहाँ दो से जब गुना कर देंगे तो ये हाइड्रोजन से भी गुना हो जाएगा और क्लोरीन से भी गुना हो जाएगा। मतलब कि हाइड्रोजन भी दो हो गया और क्लोरीन भी दो हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन दो मिल गया और क्लोरीन यहाँ दो है, तो दो ये भी हो गया। तो इस तरह से भी क्या हो गया, आपका संतुलित हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अन्य प्रकार के संतुलित जो रासायनिक समीकरण है उनको गुणांकों को हम उचित गुणांक लेकर उनको संतुलित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है आप जान गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं मिलती है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आगे है कि रासायनिक समीकरण जब हम लोग बनाना सीख जाते हैं तो रासायनिक समीकरण से हम लोग को क्या क्या महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ मिलती है, क्या उससे सूचनाएं मिलती है, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, वही यहाँ पर है। तो रासायनिक समीकरण से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उससे पहली जो जानकारी है वह है कि अभिकारकों एवं प्रतिफल, यानी जो उसमें भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो अभी बनने के बाद यानी अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो दोनों के संकेतों सूत्रों की सही सही जानकारी हमें मिलती है किससे, रासायनिक समीकरण से। ठीक है। दूसरा है कि यह समीकरण चाहे अभिक्रिया यह बताता है कि इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और फिर अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ जो है बन रहे हैं। यानी भाग लेने का मतलब अभिकारक और बनने का मतलब प्रतिफल। आगे है कि यह अभिकारकों के परमाणु और अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है, यानी सही सही उनकी संख्या की जानकारी हमें देता है। अब है आगे कि इसमें जो बनता है उत्पाद यानी प्रतिफल, तो उसके भी परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी हमें देता है। फिर आगे है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के जो मोल होते हैं ना, उनके सही सही अनुपात की भी यह जानकारी हमें देता है रासायनिक समीकरण।
उसी तरह से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान के भी आयतन का रेशियो का सही सही हमें जानकारी मिलती है। फिर करें कि गैसीय जो अभिकारक होते हैं या प्रतिफल, उनके अपेक्षिक आयतन के भी हमें रासायनिक समीकरण से सही सही जानकारी मिलती है। तो ये सब जो है रासायनिक समीक्रिया से, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जानकारी है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या लाभ होता है। देखिए, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है। तो पहला है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में व्यक्त करना बहुत आसान होता है। इससे होता क्या है कि समय और जगह यानी स्थान दोनों की क्या होती है, बचत होती है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन यानी 2H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करके 2H2O बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर छोटा संकेत में लिखने से कितना आसानी से लिखा गया और इसमें जगह भी बचा है। लेकिन अगर यही इसको हम लोग इंग्लिश में हाइड्रोजन लिखे प्लस ऑक्सीजन लिखे और तब फिर इधर जल लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत लंबा हो रहा है और हमें समय की भी बर्बादी हो रही है। इस तरह से संकेत में लिखना क्या है, तो समय की बचत होती है और प्लस में जगह की भी बचत होती है। तो यही है रासायनिक समीकरण से पहला लाभ। दूसरा है कि रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से प्रतिफल जो होता है ना, उसकी एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए, माने प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा में निर्माण के लिए जो अभिकारक होते हैं ना, उसके द्रव्यमानों की हम सही सही से गणना कर सकते हैं। मतलब कि प्रतिफल जो निर्माण होता है ना, उसमें जो अभिकारक होते हैं उसके एक निश्चित द्रव्यमान की मात्रा होती है, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से ये दूसरा लाभ है। तीसरा है कि पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों या सूत्रों का उपयोग किया जाता है। पूरी दुनिया की बात कही जा रही है, एक जगह की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें कोई भी तत्व हो, उसके संकेत या सूत्र जो है ना, पूरे विश्व में एक ही जैसे प्रयोग किए जाते हैं, जिससे प्रत्येक जगह के वैज्ञानिकों को कोई दिक्कत नहीं होती है समझने में। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण के क्या है, लाभ है। अब आगे के पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप शेयर करें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।